हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का इतिहास का जो है 5वां चैप्टर। और जो है इससे पहले जो है चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पढ़ लें। और इनका जो पीडीएफ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। हम जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम अपने चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। जो भी लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वन वे सीटेड क्लास 1। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब जनता बगावत करती है 1800 सुल्तान और उसके बाद की ये चैप्टर का नाम है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी में क्या हुआ था? राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी। ये सही। जब 18वीं सदी आ रहे तो उस समय क्या राजाओं, जैसे 1765 ईस्वी में राजाओं की गद्दी क्या है, छीना जा रहा था। उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा। 18वीं सदी के ये दौरान ये सब हो रहा था घटना। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी। याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता से भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी। तो इनमें से कौन सा कथन सही? तो याद रखना सभी कथन सही। आज देखते हैं डिस्कशन। याद रखना ये एनसीईआरटी है। यह आजकल जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में यदि एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे हाल ही में दरोगा में एग्ज़ाम इसी तरह कथन दिया गया था। जो लोग अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे वो तो बना लिए होंगे। तो याद रखना इसी तरह क्वेश्चन आजकल एनसीईआरटी वो आ रहे हैं। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, सभी के लिए जो एनसीईआरटी है ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि याद कथन इसी तरह क्वेश्चन अभी बीपीएससी दरोगा में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसका। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। यानी उनका जो राजस्व वसूली का जो अधिकार था धीरे धीरे क्या कर रहा था, समाप्त कर रहा है। जैसे क्या था 1765 ईस्वी में क्या कहते हैं, मुग़ल बादशाह से बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अपने हाथों में ले लिया था अंग्रेज। निम्न से रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी? रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी? या कंपनी उनके पति की मृत्यु के उनका राज्य ना हड़पे, ये तो नहीं चाहते। कंपनी उनके गोद लिए बच्चे को राजा माने। उनके पति को जो पेंशन मिलती थी उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिली। तो याद रखना निम्न में से रानी लक्ष्मीबाई क्या कर चाहते थे? कंपनी उनके पति के मृत्यु के उनका राज्य ना हड़पे, ये भी चाहता था। यानी अगर उनकी पति का जो मृत्यु हो गया उनके बाद जो है उनका याद रखना शासक जो है, राज्य जो है अंग्रेज ना हड़पे, ये चाहते थे। कंपनी उनके गोद लिए गए बच्चों को राजा माने, ये भी चाहते थे। उनके पति को जो पेंशन मिलती थी उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिले, ये नहीं चाहता था। ये इस स्टेटमेंट नहीं लिखा है किताब में, लेकिन ये दोनों बात लिखा हुआ है। तो याद रखना ये दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, ये भी चाहता था। और उन्हें निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की सत्ता, सम्मान और उनकी ताकतें छीनने लगी। स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने
कंपनी से उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए गए बेटे को राजा मानने की गुजारिश की। 1801 में मराठा पर सहायक संधि थोपकर अंग्रेज़ों के कब्जे जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में मराठा पर सहायक संधि थोपकर अंग्रेज़ों के कब्जे किए जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता का जो पेंशन मिलती थी वो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिले। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना इसका जो कथन जो होगा 1, 2 और 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि याद रखना 1801 ईस्वी में मराठा पर संधि नहीं थोपा, याद रखना अवध के नवाबों पर ये संधि थोपा गया था। और 1856 में क्या है उनके जो है अंग्रेज़ों ने कहा कि आप जो हैं शासन सही से नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण ये कारण थोपकर उनके शासन को समाप्त कर अपने अंडर कर लिया था। ये मराठा का नहीं था, अवध का था, इसलिए इसे गलत हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को क्या ठुकरा दिया। यानी नाना साहब चाहते थे, क्या कहते थे कि अगर जो उनको पेंशन जो उनके पिता को मिलता है वही पेंशन हमें मिला जाए। तो लेकिन ये जो है आग्रह किया था नाना साहब, लेकिन उनके आग्रह को ठुकरा दिया अंग्रेज़ों ने। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। यानी 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपा और 1856 में क्या किया, अवध को अपने अंडर ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत जो है अवध के नवाब जो नहीं चला पा रहे हैं, ठीक से शासन नहीं चलाया जा रहा है। किसने कहा था? डलहौजी ने कहा था। इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। कब? 18वीं सदी के ही मध्य से ही क्या था, नवाबों की और राजाओं की सत्ता क्या है, छीनने लगी थी। उसकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिमेंट तैनात कर दिए गए थे। यानी बहुत से राजा और नवाबों के दरबार हुआ करता था, उनमें क्या करते, अंग्रेज़ रेजिमेंट सेना को तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके के एक कर छीने जा रहे थे। यानी क्या कहते हैं, उन राजाओं को क्या हो गया, तो उस समय जो था ये स्वतंत्रता कि अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली किया जाए। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने ये सब क्या किया, धीरे धीरे इलाकों से समाप्त करते जा रहे, अपने अंडर लिए जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय राजा अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उन्होंने साथ क्या है वार्ता की। पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लिया जाए। क्या है, उनके गोद लिए गए बेटे को क्या कहेगा, राजा मान लिया जाए, राजा मान लिया जाए। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। कंपनी ने किस चीज़ से बादशाह का नाम हटा दिया था? याद रखना, कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी जो थे, अंग्रेज लोग आए थे,
उन्होंने किस चीज़ से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया? याद रखना, सिक्कों से, यानी उस समय जो है तो मुग़लों का शासन चलता था, तो उस समय जो ज़्यादातर क्षेत्र में मुग़लों का ही कब्ज़ा हुआ करता था, तो उसमें सिक्के चालू कर उन्होंने अपने मुग़ल ने अपना नाम दिया था। उस अंग्रेज़ों ने ये क्या किया, मुग़लों के नाम सिक्के पर से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी ने मुग़लों के शासक को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर डलहौजी, याद रखना 1849 में, कब 49 में डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दी जाएगी और उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यानी डलहौजी ने ये ऐलान किया कि 1849 ईस्वी में, पूछेगा कब किया था, 1849 ईस्वी में डलहौजी ने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र के मृत्यु के बाद जो हैं उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। कौन कहा था? 1849 में डलहौजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। उनकी याद रखना मुग़ल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु और फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह, और अंत में भी यही हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद कोई भी उनका बेटा हो या कोई उनका वंशज को राजा नहीं माने, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दिया जाए। उन्हें क्यों किया गया? राजकुमार के रूप में मान्यता दिया जाए। 1849 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? याद है, मुग़ल बादशाह जफ़र, याद रखना, होंगे, उनकी मृत्यु का उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से छोड़ना होगा। ये सही। मुग़ल शासकों द्वारा ठीक से शासन नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ये नहीं, ये कहा था अवध पर, कहा था अवध पर जो 1801 ईस्वी में संधि चलाया गया और 1856 में अवध को अपने अंडर कर लिया था डलहौजी। तो याद रखना ये स्टेटमेंट अवध के लिए कहा था, ना कि मुग़ल के लिए। मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो याद रखना इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा इनमें से नहीं दिया गया है, लेकिन एक और कहते हैं सी, ये दोनों जो है ए और सी जो है सही है। कंपनी ने मुग़ल शासकों को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा किए गए सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, याद रखना क्या होता, 1856 में कौन था पूछेगा। 1856 में जनरल गवर्नर जो था कैनिंग था। कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। 1856 में याद रखना गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र कौन कहा था? जनरल कैनिंग ने कहा था 1856 में बादशाह नहीं माना जाए, उन्हें केवल राजकुमारों को मान्यता दी जाए। किसने कहा था? कैनिंग ने कहा था। यहाँ बता रहे हैं लॉर्ड डलहौजी के बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले को छोड़ना होगा। मुग़ल शासकों द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। मुग़ल बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, मृत्यु के उनके सही नहीं माना जाएगा। ये इसने नहीं कहा था, ये केवल आंसर ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे,
उनके मृत्यु उनके किसी भी पर ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। 1856 में कहा गया था। 1856 में यह कहा गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 में ही क्या गया था। छठा, निम्नलिखित कथन पर विचार। कंपनी के नियम कानून के कारण किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से काफ़ी परेशान थे। कंपनी के तहत काम करने वाले सैनिक अपने तय वेतन भत्ता और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। क्या कहते हैं, शर्तों के कारण क्या थे, परेशान थे। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए ज़मीन के रास्ते बर्मा जाने का आदेश ठुकरा दिया। नहीं, ज़मीन के रास्ते थोड़ी बोला, समुद्र के रास्ते जाने के लिए बोला गया था। 1856 में नए कानून बनाया जिसमें साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार कर भी जाना पड़ेगा। यानी 1856 में ये नियम कानून लाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेना में भर्ती होते हैं तो अगर युद्ध लड़ने के लिए अगर उन्हें समुद्र पार कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो वो समुद्र पार कर आपको जाना पड़ेगा। तो ये नियम लागू किया था 1856 में। भी कथन सही है, तो याद रखना कौन सा कथन सही है, 1, 2 और 4। और ये कथन तीसरा गलत है क्योंकि ये गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। इससे क्या रहे थे, बहुत सारे महाजनों से उन्होंने कर्ज लिया था, वो नहीं चुका पा रहे तो उनसे पुरानी बापूती ज़मीन क्या आते धीरे धीरे पुरानी ज़मीन क्या आते हैं महाजनों के हाथ में जा रहे थे, क्या होते नीलाम कर दी जाती थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। यानी भारतीय किसानों सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह क्या थी, वे अपने वेतन भत्तों सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में, याद रखना कब, 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। 1824 में समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी करना पड़ेगा। निम्नलिखित कथन से अंग्रेज़ों ने क्या सुधार किया, में से अंग्रेज़ों ने क्या सुधार किया? सती प्रथा के खिलाफ कानून, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया। ये सभी क्या है, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के सहयोग से राजा राम मोहन राय और अंग्रेज़ों के सहयोग से क्या हुआ, सती प्रथा को समाप्त किया था। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी के जो है उम्र रहते किसी पति या पत्नी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो पुनः विवाह कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय दे क्योंकि याद है अंग्रेज शासन कर रहे थे। उन्हें बोल चाल जैसे एक दूसरे से व्यक्ति से बोल चाल करने में क्या होते थे, कठिनाई होती, इसलिए वो चाहते थे अंग्रेजी भाषा होगा तो इससे हम लोग को बोलने में
समझने में आसानी होगी। ये सभी कथन क्या है, सही है। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने के लिए, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे देगी। क्या हुआ? 1830 के बाद जो है कंपनियों ने क्या दिया, आदेश दे दिया ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और धन जुटाने के लिए। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाने और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाया है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत को नष्ट कर रहे। परंपरागत जो है जीवन शैली को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे। ईसाई धर्म के लिए कब नया कानून बनाया गया? 1850 ईस्वी में ईसाई धर्म के लिए नया कानून बनाया गया। याद रखना क्या होता है। 1850 ईस्वी में एक नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहे। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कथन, अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उनका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। कारण, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो याद रहे कथन और कारण, कथन सही है, कारण गलत। याद रखना, क्या कर रहा है, तो कथन और कारण दो, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो याद रखना ऑप्शन 1 जो है सही है, कथन और कारण दोनों सही है। 1850 में नए कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून के प्रावधान किया गया था अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाजों को, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बदलाव चाहते थे। निम्न में से पुस्तक माझा प्रवास किसकी है? माझा प्रवास जो है विष्णु भट्ट गोडसे की है। याद रखना, निम्न से पुस्तक माझा प्रवास जो है विष्णु गोडसे की है। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अब देखते हैं 19 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन को। 19वीं शताब्दी के दौरान डायस का विद्रोह उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा शस्त्र विद्रोह था। याद, 19वीं सदी के दौरान जो है डायस का विद्रोह उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा शस्त्र विद्रोह था। यह 1857 का विद्रोह जो है सशस्त्र विद्रोह था। उस समय जो 19वीं सदी में सशस्त्र विद्रोह था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई
थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। यानी क्या वहाँ, यानी कंपनी को जो है 100 साल शासन करने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 1857 मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों, असंख्य लोगों विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी के उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। यानी 19वीं सदी के दौरान जो है सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था 1857 की क्रांति। दुनिया भर में सबसे निम्न से 1857 की विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? याद रखना, मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से धीरे धीरे झांसी ये सब होते हुए फैल गया था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोह के तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सैनिकों को कम वेतन, सैनिकों को अपमान करना, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना, चर्बी वाले कारतूस। तत्कालिक कारण यही था। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी लटका दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के जवान जो थे मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी देगा। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लेप चढ़ाया गया था। 85 जो सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। कब हुआ था? याद रखना, ये मना जो है कारतूस वाले, चर्बी वाले कारतूस जो हैं से चलाने से मना कर दिया। ये 9 मई 1857 को ये घटना हुई थी, जिसके कारण 85 सिपाहियों को मुकदमा चलाया और 10-10 सालों के लिए सज़ा किया गया। निम्न से किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को याद रखना 1857 के क्रांति का नेता घोषित किया गया। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे की दिल्ली पहुंच गई। जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसरों को मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले के दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। क्या कहते थे? बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। यानी देखना, बादशाह को इतना डर था अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज उस समय थे ताकतवर थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे।
आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया गया। 1857 के युवा सिपाही मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे की फांसी के चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात सिपाही ने नए कारतूस के साथ अभ्यास करने से इनकार कर दिया। इसे 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां के बंद सिपाहियों को आज़ाद कर दिया गया। ये भी सही है। अफवाह और भविष्यवाणी ने इसके प्रकोप और प्रसार में कोई भूमिका नहीं निभाई। अंग्रेज के जाने के बाद सिपाही देश के शासन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपना चाहते थे। तो याद रखने इसका जो कथन जो होगा असत्य कथन याद रखना। अफवाह और भविष्यवाणी ने इनके प्रकोप और प्रसार में कोई भूमिका नहीं निभाई, यही गलत होगा। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अफसरों पर हमले करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया गया। सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। 9 मई 1857 मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों पर संपत्तियों को आग हवाले कर दिया गया, यानी संपत्तियों पर क्या होता है, आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था कि वे मुग़ल सम्राट वफ़ादार बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह बनने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सैनिक विद्रोह जो है ये जन विद्रोह बनने का। अंग्रेजों को लगता था कि कारतूस के मुद्दे पैदा उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगा, लेकिन बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद रातों रात विद्रोह जन विद्रोह में बदल गए। ये भी सही। जब दिल्ली से अंग्रेज के पैर उखड़ गए तो लगभग हर हफ्ते एक के बाद एक हर रेजिमेंट जैसे कानपुर, लखनऊ, आरा जैसे दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। ये भी सही। मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे की दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। ये सभी कथन सही हैं। अंग्रेजों की इन घटनाओं को उम्मीद नहीं थी। ये घटना 1857 की क्रांति जो बड़ी घटना हुई थी, ये उम्मीद नहीं थी अंग्रेजों को। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल समय में कुछ समय बाद क्या शांत हो जाए, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता था जब लोग को कोई रास्ता दिखाई देने वाला लगता था, उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता था।
इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़े गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगने ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए। देश के सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारत को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ थे, यानी दूर थे। निम्नलिखित में से पेशवा के दत्तक पुत्र कौन थे? बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था नाना साहब था। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वीरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया और वीरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अंडर में काम करने के लिए अपना लिया। 1857 की क्रांति के समय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को किस शहर से खदेड़ा था? कानपुर के शहर से क्या कहा था? खदेड़ा था। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के कानपुर के पास रहते थे। नाना साहब कानपुर के उन्होंने सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित करते उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर लखनऊ के गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वीरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किस लेफ्टिनेंट ने 6 अप्रैल 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राफ भेजा जिससे उसने अंग्रेज के भय को व्यक्त किया? तो याद रखना टाइटलर ने। निम्न में से किस लेफ्टिनेंट ने 6 अप्रैल 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिससे उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया? टाइलटर ने क्या था? याद रखना क्या था? टाइलटर ने ये टेलीग्राम भेजा गया। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। ख़ास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। पूछिए वह किस क्षेत्र में चौतरफा बगावत 1857 में हो रहे थे? वे अवध के क्षेत्र में चौतरफा हो। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार। 1857 की क्रांति में उथल पुथल बावजूद भी अंग्रेज़ों ने हार नहीं मानी और इंग्लैंड से सैनिक मंगवाकर और अंत में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया। इसे दिल्ली पर अंग्रेज़ों के कब्ज़ा हो जाने के यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इस
व्यापक बगावत की विशाल ताकत कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने अगले 2 साल तक लड़ाई लड़ी। 2 साल तक लड़ाई लड़ी थी, यानी क्या है, पुनः शासन प्राप्त करने के लिए। आरा के लाल वीर कुमार सिंह मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलते रहे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। तो याद रखना 1, 2 और 4 कथन से है। ये कथन गलत है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को चलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाया और विद्रोह को मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों ने कब्जे में आ गई। याद रखना क्या हुआ, 1857 में सितंबर, कब, सितंबर 1857 में दिल्ली को दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा में आ गई। अंतिम मुगल बाद दिल्ली को कब कब्जे आएगा, सितंबर 1857 को। याद रखना अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः शासन स्थापित कर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया। यानी बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर का अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत का विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल लेने पड़े। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। याद रखना मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। याद रखना जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी के शुरुआती विजय के बाद उन्हें अपने आप अंग्रेज़ों फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। याद रखना तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। याद रखना तात्या टोपे जो थे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों के सहयोग से निम्न से बहादुर शाह जफर रंगून जेल में अपनी अंतिम सांसें कब ली। 1865-1858 में उसे भेज दिया गया था। अंग्रेज के कब्जे में आई गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला गया और उन्हें सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया था। आजीवन कारावास सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह उनकी पत्नी बेगम जीनत महल अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। मध्य भारत जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से किसने छापामार युद्ध चलाती थी। याद रखना तात्या टोपे जो थे यह क्या करते थे, आदिवासी और किसानों से जंगलों में रह करके छापामार युद्ध चलाते थे। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए
आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। अठारह की क्रांति के बाद की घटना पर विचार कीजिए। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो है उस घटना पर आपको विचार करना है। क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में नए कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने भारत के शासन से संबंधित शासन को संभालने के हेतु एक सदस्य को भारत मंत्री नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय का ओहदा दिया गया। उसे इंग्लैंड की रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात ज़्यादा करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम करने का फैसला लिया गया। कौन सा कथन असत्य है? याद रखना, एक तो ये 4 कथन असत्य है, क्योंकि ये बोल रहे हैं यूरोपीय सिपाहियों को संख्या कम करने की नहीं, यूरोपीय सिपाही को ज़्यादा करने की बात कही गई थी। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने के जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। याद रखना, अंग्रेजों ने इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इंडिया काउंसिल। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय ओहदा दिया गया। इस प्रकार इंग्लैंड के राजा रानी को निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाही को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किया जाएगा। निम्नलिखित में खुर्दा संग्राम कब घटित हुआ था? याद है, खुर्दा संग्राम जो है 1817 में घटित हुआ। खुर्दा संग्राम 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों से असंतोष निर्मित होने लगा था। निम्न में से खुर्दा संग्राम के संदर्भ में कथन बताइए। खुर्दा जो उड़ीसा दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक छोटा राज्य था। दक्षिण पूर्व खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। 29 मार्च 1820 ईस्वी को बानपुर पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर साथ ही साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। इसके पश्चात की शुरुआत हुई। तो याद रखना इसका आंसर जो होगा 1, 2 और 4 होगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक छोटा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 105 गढ़ों जिनमें 60 बड़े और 1100
9 छोटे गांव सम्मिलित एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालक अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायी को पूर्व में दबाव आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेज ने राजस्व नीति जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग जिनमें के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति के भयावहता राजस्व की मांग में अनुसूचित वृद्धि और संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805-1817 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग ज़मीन छोड़कर चले गए। जब पाइकों ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण किया, इसके उपरांत अंग्रेज़ों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु अनुग्रहित कर और सहनशीलता की नीति अपनाई। फिर भी अंग्रेज़ों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। बकायादारी के ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया।